शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ पारिस्थितिक अनुकूलन का एक बार पौधे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही हम लोग जानेंगे जंतु के ऊपर पारिस्थितिक अनुकूलन का क्या प्रभाव होता है, अर्थात जंतु किस तरीके से अनुकूलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपके जितने भी पौधे हैं वो किस प्रकार से अनुकूलन शो करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो परिभाषा जानते हैं कि पारिस्थितिक अनुकूलन क्या होता है या दशानुकूलन क्या होता है। दशानुकूलन क्या होता है, ध्यान से समझना। अपने आसपास के पर्यावरण कारक के प्रति ध्यान से समझना। अपने आसपास में जो पर्यावरण कारक है उसके अनुसार जो पौधे हैं और जंतु हैं, ठीक है ना, जैसे कि ध्यान से समझना, कोई एरिया में कोई मनुष्य रहता है, वहां बहुत ज्यादा धूप पड़ता है, तो धूप पड़ेगा, ध्यान से समझना, तो क्या हो जाता है, उसका बॉडी स्किन कलर क्या हो जाता है, काला। और एक टाइम बाद ऐसा आता है कि हाँ वो उसके जेनेटिक्स में क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि उसका जितना भी संतति आएगा वो भी कैसे रहेगा, काला रंग का रहेगा। ऐसा चलता है। दूसरा ऐसा भी देख सकते हो, जैसे कि जो पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं वो लोग गोरे होते हैं, ठीक है, और क्या रहता है, एकदम लाल लाल दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में है तो हीमोग्लोबिन का मात्रा क्या रहेगा, ज्यादा। क्या रहता है, ज्यादा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का वहन क्षमता कर सके, क्योंकि ऊपर में वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, कम। क्या होता है, कम। तो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को पौधा है तथा जंतु है उसका अपने आसपास वातावरण है, उसके वातावरण के अनुसार अपने आप को क्या करना, ढालना। ठीक है ना, अपने आसपास उपस्थित दशा के अनुरूप अपने आप को क्या कर लेना, अनुकूलित कर लेना। क्या कहलाता है, दशानुकूलन। क्या कहलाता है, दशानुकूलन। क्लियर है कि नहीं? कोई भी जो जीव है वो यदि पुराने वातावरण है और जैसे ही नए वातावरण में जाएगा तो उस नए वातावरण के अनुसार अपने शरीर को क्या करना, अनुकूलित करना। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई जीव का नए वातावरण के प्रति अपने शरीर का क्या करना, धीरे धीरे अनुकूलित करना, क्या कहलाता है, दशानुकूलन। क्या कहलाता है, दशानुकूलन। क्लियर है कि नहीं? और जो जीव दशानुकूलन नहीं कर पाते वही लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन। क्या कर लेते हैं, माइग्रेशन। भाग जाएंगे, या तो फिर हाइबरनेशन में चला जाएंगे या तो एस्टिवेशन में। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? जैसे पहाड़ी क्षेत्र में ऊंट को रहना है, ऊंट को पानी मिलेगा क्या, नहीं, तो ऊंट क्या करता है, अपने कुबड़ में पानी का क्या कर लेता है, संचय कर लेता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्या कर लिया वो, अपने आप अपना मॉर्फोलॉजी, ध्यान समझना, वो क्या किया, अपने कार्यक्रम में चेंजेस किया। एक होता है एनाटॉमी, एक होता है क्या, फिजियोलॉजी। यदि बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज कर लिया, जैसे नाक फनी है, नाक फनी में पानी का लॉस ज्यादा मत हो, इसके कारण उसमें जो तना रहता है, पत्ती नहीं पाया जाता, उसमें क्या पाया जाता है, तना। नाक फनी का जो हर रंग का दिखाई देता है वो क्या, उसका तना, और उसका जो पत्ती रहता है छोटा छोटा कांटा बन जाता है। क्या बन जाता है, कांटा। ताकि क्योंकि पत्ती से ही ज्यादा लॉस होता है किसका, पानी का, तो अपने आकारकी में क्या कर लिए, चेंज कर लिया। अच्छा, जैसे कि सांप है, ठीक है ना, सांप है, और जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो दिन के समय नहीं निकलते। कब निकलेंगे, रात में। ऐसा बोला जाता है कि रेगिस्तान रात में जिंदा होता है, मतलब वहां जितने भी जीव जंतु हैं वो कब निकलते हैं, रात में, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कम। यानी वो दिन भर क्या रहते हैं, गायब रहते हैं, मतलब अपने व्यवहार में चेंजेस किए, वो व्यवहारिक अनुकूलन दिखा रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, कि दिन में मैं नहीं निकलूंगा, कब निकलूंगा, रात में। तो अनुकूलन कितने तरीका से हो सकता है, 3 प्रकार से। एक, अपने आकारकी में चेंजेस कर दो, या फिर मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कर दो, ठीक है, या तो एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी में चेंज करो अपना। दूसरा, फिजियोलॉजी में चेंज करो। फिजियोलॉजी मतलब जैसे कि समझना, कंगारू रेट रहता है, अपने जिंदगी में कभी पानी ही नहीं पीता। वो चूहा है, कंगारू रेट नाम है उसका, वो अपने जिंदगी में कभी भी पानी नहीं पीता। तो कैसे उसको पानी प्राप्त होता होगा, तो अपने बॉडी में जब वो वसा का ऑक्सीकरण करता है तो उसमें क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी, उसका वो यूज करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल जाता है, वसा के ऑक्सीकरण में पानी, तो उसका यूज कर रहा है। तो वो उसके बॉडी में कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं। उसके शरीर का जो क्रियाविधि है ऑक्सीकरण का, तो वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी। क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। तो ध्यान से समझना, दशानुकूलन कितने प्रकार से कर सकते हो, अध्ययन उसका 3 प्रकार से। एक तो एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी में चेंजेस ला दो, एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी। नागफनी वाला उदाहरण दिया ना, अपने एनाटॉमी में क्या ला दिया, वो चेंजेस ला दिया, या ऊंट क्या बना दिया, कुबड़ बना लिया। समझ आ रहा है? दूसरा, आपने किस में चेंजेस ला दो, फिजियोलॉजी में। किस में चेंजेस ला दो, फिजियोलॉजी में। या फिर तीसरा क्या हो सकता है, बोला हूं मैं, बिहेवियर। बिहेवियर को एडाप्टेशन कर लो। क्लियर है ना भाई, कि एक टाइम में ही, हाँ, कि मेरे को दिन के टाइम में नहीं निकलना, केवल और केवल कब निकलना है, रात में। तो ये व्यवहारिक हो गया।
ये कार्यकी हो गया और ये क्या हो गया, शारीरिकी या आकार के अनुकूलन। क्लियर है? तो कितने प्रकार से चेंजेस हो सकता है? 3 प्रकार से। यहां तक क्लियर है कि नहीं? मतलब अनुकूलन जीवों की दशाओं का वह योग है, ऐसा गुण है जिसमें कि कोई भी जीव के एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बिहेवियर में जो उपस्थित वातावरण है उसके अनुसार क्या होता है, चेंज होता है, ताकि जीव अच्छे से क्या रह सके, अनुकूलित होकर के जीवन यापन कर सके। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, दशानुकूलन, या फिर क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक अनुकूलन। क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक अनुकूलन। क्लियर है कि नहीं? एक्लेमेटाइजेशन या एडेप्टेशन, क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। अनुकूलन का नाम ही क्या है, एडेप्टेशन। यहां तक क्लियर है? अब अनुकूलन एक बार देखेंगे पौधे में और एक बार देखेंगे किसमें, जंतु में। क्लियर है? परिभाषा क्लियर है कि नहीं? अनुकूलन में क्या क्या चीजें चेंजेस हो सकते हैं, एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी चेंज हो सकता है या तो फिर बिहेवियर चेंज हो सकता है। क्लियर है ना? समझ आया? अब जैसे कि हम लोग देखेंगे किसके में, अनुकूलन पौधों में मेनली कितने टाइप का पौधा पाया जाता है, ध्यान से देखो, 4 प्रकार का पौधा। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जल संबंध के आधार पर ना, मान लो ऐसा पौधा, ध्यान से समझना, जो कि जल की उपस्थिति में पाया जाता है। पौधों में अनुकूलन दिख रहा है, हेडिंग डालो, पौधों में अनुकूलन। जल संबंध के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। मतलब प्रभावित करने वाला कारक कौन होगा भी, जल। क्लियर ना? जल संबंध के आधार पर कितने प्रकार के पौधे होते हैं, 4 प्रकार के पौधे होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहला पौधा होता है जलोद्भिद, जो कि जल की बहुत ही ज्यादा मात्रा जहां रहता है वहां पास क्या होता है, ये उत्पन्न होता है, हाइड्रोफाइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफाइट। एक होता है मरुद्भिद पौधा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोफाइट। क्या बोल देते हैं, जीरोफाइट। तीसरा होता है, एक तो हो गया जलोद्भिद, दूसरा हो गया क्या, मरुद्भिद। तीसरा होता है लवणोद्भिद, जो लवण की उपस्थिति में, हेलोफाइट बोलते हैं इसको, हेलोफाइट। और चौथा आपका एक पौधा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफाइट, समोद्भिद। जो नॉर्मल तुम लोग देखते हो ना अपने आसपास, उस पौधे को क्या बोलते हैं, समोद्भिद। समोद्भिद को हम लोग बोलते हैं मीजोफाइट। क्या बोलते हैं, मीजोफाइट। याद है? क्लियर है कि नहीं? ध्यान से समझो, जल संबंध के आधार पर, ठीक है, कि कोई प्लांट को कितना पानी चाहिए, ठीक है ना, उसके आधार पर कितने प्रकार का पौधा होता है, 4। एक जिसको बहुत ज़्यादा जल चाहिए उसको जलोद्भिद या हाइड्रोफाइट, जिसको पानी का आवश्यकता नहीं के बराबर है, मतलब जिसका में पानी उपस्थित नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, मरुद्भिद, मरुस्थल में होगा। तीसरा होता है लवणोद्भिद, मतलब जिसमें लवण की मात्रा, पानी तो है लेकिन उसमें लवण की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है। और तीसरा होता है समोद्भिद, जो अपने आसपास जो प्लांट देखते हो, मीजोफाइट, वो प्लांट को क्या बोलते हैं, मीजोफाइट। अभी किसका जमाना है ज़्यादातर, मीजोफाइट का। क्लियर है? कितने प्रकार के पौधे होते हैं, 4। अब ये चारों प्रकार के पौधों में हम लोग अनुकूलन देखेंगे। जैसे कि जलोद्भिद पौधा, उसको कहाँ रहना है, जल में। तो अपने देखो उसको क्या चीज़ का आवश्यकता है और उस चीज़ को कैसे दूर किया है वो अपने बॉडी में, यानी कि अपने स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस किया है। वैसे ही देखेंगे कि मरुद्भिद पौधे को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए और उसके लिए वो क्या क्या उपाय किया है, कैसे अपने आप को अनुकूलित किया है, चारों का वैसे देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आप जलोद्भिद। तो हेडिंग डालो, जलोद्भिद। जलोद्भिद पौधा जो कि कहाँ पास होता है, जल संतृप्त मृदा में। या तो ये कहाँ उगेगा, जल में, या तो फिर कहाँ उगता है, जल संतृप्त मृदा, मतलब ऐसा मिट्टी जहाँ पास जल का कमी बास नहीं है, ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, जलोद्भिद पौधा। क्या बोलते हैं, जलोद्भिद पौधा। अब इसको अनुकूलन, इसको क्या क्या चीज का आवश्यकता है। मान लो ये जल में उगेगा, ध्यान समझना, ये पौधा यदि जल में उगेगा तो इसको तैरने के लिए चाहिए क्षमता। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहला चीज तो पौधे को अनुकूलन का आवश्यकता क्यों पड़ेगा, तैरने की क्षमता के लिए। अनुकूलन की आवश्यकता क्यों पड़ रहा है, ताकि इसके पास कैसा कैपेसिटी हो, तैरने की क्षमता हो। दूसरा चीज देखो, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाना है। पानी बहुत ज्यादा है तो ज्यादा पानी भी मतलब का है क्या, नहीं। तो पानी को क्या करना है, वाष्प के रूप में बाहर निकालना है। तो वो क्यों अनुकूलन करना चाहेगा, वाष्पोत्सर्जन के लिए। किसके लिए अनुकूलन करना चाहेगा, वाष्पोत्सर्जन के लिए। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें अनुकूलन का कारण, जलधारा के तनाव को कम करने के लिए। मान लो पानी में है और पानी एकदम स्पीड से बहते हुए आ रहा है, तो ये पौधा तो क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, टूट सकता है। तो जलधारा के तनाव को उसको क्या करना पड़ेगा, कम। तो अपने बॉडी में क्या चेंजेस लाएगा, तो आवश्यकता क्यों पड़ा, जलधारा के तनाव को क्या करने के लिए
कम करने के लिए। और क्या रीजन हो सकता है जलोद्भिद पौधा में, ठीक है, अधिकतम प्रकाश और ऑक्सीजन ग्रहण कर सके, मैक्सिमम लाइट, मैक्सिमम ये क्या कर सके, लाइट और क्या O2 को क्या कर सके, अवशोषित कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। अच्छा, पानी में रहेगा तो खराब हो सकता है, ठीक है, तो खराब होने से बचने के लिए भी, ठीक है ना, जल में गलने से बचने हेतु, गलने से बचने हेतु कौन कौन सा जलोद्भिद पौधा है उसका उदाहरण तुम लोग को मिल सकता है, जैसे हाइड्रिला है, यूट्रिकुलेरिया है, ठीक है ना, हाइड्रिला है, यूट्रिकुलेरिया है, एजोला है, ठीक है ना, ये सभी कैसे पौधे हैं, जलीय पौधे। जो तुमको याद है वही याद करना ना, एजोला है, ठीक है ना, अजोला है, यूट्रिकुलेरिया है, जलकुंभीर एक, ठीक है, बंगाल का आतंक, हाइड्रिला है, ये सभी कैसे पौधे हैं, जलोद्भिद पौधे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्यों आवश्यकता पड़ा, अब इसके लिए वो क्या क्या अपने बॉडी में चेंजेस किया। सबसे पहले देखोगे आकारकीय अनुकूलन, अपने आकारकी में ये क्या क्या चेंजेस किया जलोद्भिद पौधा, आकारकीय अनुकूलन क्या किया। पहला, इसको तैरना है, इसको जड़ प्रसारित करने से कोई मतलब है क्या, नहीं, जलोद्भिद पौधा है ना, ठीक है, तो वो क्या किया, अपने जड़ तंत्र को अल्प विकसित किया, जड़ तंत्र को क्या किया, अल्प विकसित। अच्छा, यहां पास याद रखना, इसमें ना रूट कैप नहीं पाया जाता, जैसे जड़ का संरचना याद है, तो ऐसे जड़ के संरचना में क्या होता था, यहाँ पास रूट कैप पाया जाता था, क्या पाया जाता था, रूट कैप, याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो रूट कैप है ना, जलोद्भिद पौधे में रूट कैप पाया नहीं जाता, यहाँ रूट कैप ना पाया जाकर के क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट, क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट, भूलना नहीं, क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट पाया जाता है, क्लियर है, ताकि वो उसको क्या कर सके, ध्यान से समझना, रूट पॉकेट पाया जाता है ताकि उसमें कम से कम इन्फेक्शन हो और आसानी से वो क्या कर सके, तैर सके, और दूसरा चीज ज़्यादा वृद्धि ना करे। यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यहाँ पास कैलिप्रोजन तक रहता था रूट कैप में, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं। अच्छा, रूट पॉकेट पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है बोला हूँ, जलोद्भिद पौधे में रूट पॉकेट, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये सड़े गले मत करके, इसके चारों ओर चिपचिपा म्यूसिलेज का लेयर रहता है, म्यूसिलेज, तुम लोग देखना जलीय पौधे को छुओगे ना तो एकदम थोड़ा चिपचिपा लगता है, ठीक है ना, तो उसके चारों ओर कौन सा लेयर पाया जाता है, म्यूसिलेज का, ताकि वो सड़े गले ना, क्लियर है, तो चिपचिपा म्यूसिलेज का लेयर होता है, म्यूसिलेज का क्या होता है, लेयर होता है, क्लियर। आगे बढ़ जाए क्या, ये सब हो गया क्या, अनुकूलन आकारकी, अपने आकारकी में चेंजेस किया है ये, ठीक है। और क्या हो सकता है, आंतरिक अनुकूलन क्या होता है, ठीक है, जो एकदम ज्यादा पानी के अंदर डूबे रहते हैं ना, उसमें क्यूटिकल नहीं पाया जाता, क्यूटिकल क्या होता है, अनुपस्थित, क्यूटिकल क्या होता है, अनुपस्थित, क्यूटिकल मतलब समझ रहे हो, जो उसका तना रहता है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो पत्ती में एक पार्ट रहता है, ऐसा संरचना रहता है, ठीक है, एपिडर्मिस के पास, उसको बोलते हैं क्या, क्यूटिकल, क्या बोलते हैं, क्यूटिकल। तो क्यूटिकल पानी के अंदर में है, ठीक है, तो इसके कारण क्यूटिकल क्या रहता है, यहाँ अनुपस्थित रहता है, ये हो सकता है, क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ वायु प्रकोष्ठ होता है, इसके संरचना में क्या उपस्थित होता है, वायु प्रकोष्ठ, किसमें, कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में क्या होता है, वायु प्रकोष्ठ, क्यों, एयर चेम्बर होता है, ताकि वो आसानी से उसमें क्या हो सके, पानी में क्या हो सके, उफल सके, तैर सके, क्लियर है ना। तो ऐसा 4-5 तो फेंक करके लिख सकते हो तुम लोग कि हाँ, जलोद्भिद जो पौधा रहता है उसमें ये सब अनुकूलन पाया जाता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया आकारकीय अनुकूलन, इन दोनों को मैं बोल सकता हूँ आंतरिक अनुकूलन, क्या बोल सकते हैं, आंतरिक अनुकूलन, ठीक है। इसके अलावा ये बिंदु स्त्रवण करते हैं, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा भी पानी को निकाल सकते हैं और बिंदु स्त्रवण द्वारा भी पानी को क्या करते हैं, अपने बॉडी से एक्स्ट्रा बॉडी को बाहर निकालते हैं। म्यूसिलेज का लेयर जो रहता है प्रतिरक्षात्मक आवरण बनाता है, क्या बनाता है, प्रतिरक्षात्मक आवरण, कोई भी इंफेक्शन होने से उसको क्या करता है, बचाता है, क्लियर है ना। तो ये हो गया आकारकीय अनुकूलन, ये हो गया आपका आंतरिक अनुकूलन, और ये हो गया क्या आपका फिजियोलॉजिकल अनुकूलन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, क्लियर है। बिंदु स्त्रवण कर देता है वाष्पोत्सर्जन के साथ साथ, और प्रतिरक्षात्मक क्या बनाता है, आवरण बनाता है, किसके द्वारा, म्यूसिलेज के द्वारा, किसके द्वारा, म्यूसिलेज के द्वारा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पहला पौधा, कौन सा, जलोद्भिद, कौन सा पौधा हो गया, जलोद्भिद। दूसरा पौधा क्या पढ़ेंगे आप, मरुद्भिद। ऐसे पौधे
जो कि ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पास पानी की मात्रा लगभग नहीं के बराबर होती है, तो ऐसे पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं? मरुद्भिद पौधे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद पौधे। और ये जो मरुद्भिद पौधे होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। मिटा दूं क्या इसको मैं? एक होता है अल्पकालिक मरुद्भिद पौधा, एक होता है मांसल मरुद्भिद पौधा, और एक होता है तुम्हारा, ध्यान से समझना, अमांसल मरुद्भिद पौधा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद, मरुस्थल में जो उगते हैं उसको बोलते हैं मरुद्भिद पौधे। कितने प्रकार का होता है? ये 3 प्रकार का। पहला है अल्पकालिक पौधा, अल्पकालिक मरुद्भिद पौधा, और दूसरा होता है, ध्यान से समझना, मांसलोद्भिद मरुद्भिद पौधा। मांसलोद्भिद मरुद्भिद पौधा, और एक होता है अमांसल मरुद्भिद पौधा। देखो, ऐसा मरुद्भिद पौधा जो कि बहुत कम समय के लिए जीवित रहता है, उदाहरण के लिए चरौटा। ठीक है, मांसलोद्भिद पौधा नागफनी, और तुम लोग देखना खेत खार के बीचों बीच में क्या रहता है? बबूल। याद आया? बमरी। क्लियर है? क्योंकि पानी का उसको ज्यादा आवश्यकता पड़ता है क्या? नहीं। कोई भी एक प्रकार का कैसा पौधा है? मरुद्भिद पौधा। कैसा पौधा है? मरुद्भिद पौधा। क्लियर है कि नहीं? तो मरुद्भिद पौधे ऐसे पौधे को बोलते हैं जिसको, ध्यान समझना, जिसको उगने के लिए पानी का ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ता। क्लियर है? अब मरुद्भिद पौधा में अनुकूलन क्यों होना चाहिए? अनुकूलन के क्या क्या कारण है? देख भाई, उसको बहुत कम पानी मिलता है, तो उसको तो पानी कहीं से भी मिले अवशोषित करना पड़ेगा। ठीक है ना? डुबते को तिनका का सहारा वाला कहानी है। ठीक है, तो पहले तो अनुकूलन होगा जल अवशोषण के लिए। जल अवशोषण के लिए अनुकूलन होना चाहिए। दूसरा उसमें पानी का ज्यादा से ज्यादा संग्रहण हो। क्लियर है कि नहीं? मान लो पानी का अवशोषण करने की विधि एडाप्ट कर लिया, पानी का उसको एकदम जरूरत है, लेकिन पानी को रखने के लिए कोई विधि नहीं है उसके बॉडी में। समझ आ रहा है नहीं? उसके बॉडी में स्पेस ही नहीं है, ऐसा वाला समझो। क्लियर है ना? तो पानी के संग्रह के लिए होना चाहिए, संग्रह के लिए स्थान। क्लियर है ना? तीसरा क्या बोल सकता हूँ? वाष्पोत्सर्जन। देखो, पानी का एक तो कमी है, और मान लो वो वाष्पोत्सर्जन करेगा, मतलब गरीबी में आटा गीला। समझ आया? उसको खुद पानी की जरूरत है, और पानी को थोड़ी वो वाष्पोत्सर्जित करेगा। तो वाष्पोत्सर्जन को क्या करना है? उसको कम। तो अनुकूलन क्यों होगा? वाष्पोत्सर्जन को क्या कर सके? कम कर। अनुकूलन क्यों होगा? वाष्पोत्सर्जन को क्या करने के लिए? कम करने के लिए। चौथा देखो, मरुद्भिद पौधा मतलब प्रकाश ज्यादा आ रहा होगा, मरुस्थल वाला एरिया का है, मतलब प्रकाश उसके ऊपर ज्यादा ना पड़े। यदि पड़ भी रहा है तो उसको क्या कर सके? वो परावर्तित कर सके। क्या कर सके? परावर्तित कर सके। तो प्रकाश को परावर्तित करने के लिए, परावर्तित करने के लिए अनुकूलन करेगा। क्लियर है? प्रकाश को क्या करने के लिए? परावर्तित करने के लिए अनुकूलन करेगा। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? क्लियर? चलो, अब ये अनुकूलन ध्यान देना, क्या क्या चीज करना है, इसको काम है। अब ये समस्या इसका बता दिया। समझ आ रहा है कि हाँ, तेरे को पानी नहीं करना है अपनी बॉडी से, मतलब वाष्पोत्सर्जन करना नहीं है। दूसरा, कहीं भी पानी आए उसको एक्सेप्ट करने के लिए एक विधि बनाना है। दूसरा, पानी को यदि ला भी लिया तो उसको रखने के लिए एक जगह बनाना है। और तीसरा, पानी का कमी क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश पड़ता है, तो प्रकाश को क्या करना है? तुमको परावर्तित करना है। तो उसके लिए बॉडी में क्या अरेंजमेंट होगा? क्लियर है ना? तो मरुस्थली पौधे कैसे कैसे अनुकूलन दिखाते हैं? सबसे पहला है उसका आकारकीय अनुकूलन। आकारकीय अनुकूलन, आकारकीय अनुकूलन। आकारकीय अनुकूलन क्या करेगा? ध्यान समझने का कोशिश करो। आकारकीय अनुकूलन में क्या करेगा? देखो, पहले जो जलोद्भिद पौधा था उसका जड़ तंत्र एकदम अल्प विकसित था, इसका जड़ तंत्र बहुत ज्यादा विकसित रहेगा। वो नीचे पूरे ग्राउंड तक जाने का कोशिश करेगा, ताकि पानी नीचे से कहीं भी पानी उसको यदि मिल जाए तो उसको क्या कर सके? अवशोषित कर सके। मतलब जड़ तंत्र कहाँ तक जाएगा? गहराई तक। जड़ तंत्र काफी गहराई तक जाता है। दूसरा, वायवीय अंग कम विकसित होते हैं। देखना, ध्यान देना, नागफनी वगैरह एकदम ज्यादा ऊंचा नहीं देखोगे तुम, थोड़ा कम साइज का देखोगे। मतलब ऐसा, ध्यान समझना, उसके बॉडी का ऐसा ही एरिया जो कि वायु के संपर्क में ज्यादा हो या प्रकाश के संपर्क में ज्यादा हो। देखना, बबूल का पत्ती एकदम छोटा छोटा होता है। क्लियर है ना? तो वायवीय अंग क्या होना चाहिए? अल्प विकसित होना चाहिए, अल्प विकसित होना चाहिए।
दूसरा, पत्ती जो होना चाहिए वाष्पोत्सर्जन को कम करने वाला होना चाहिए। वाष्पोत्सर्जन को क्या करें, काफी कम करें, काफी कम करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, पत्तियों को हम लोग कांटे में रूपांतरित करते हैं। इसमें कांटे में रूपांतरित, नागफनी में नहीं। और जो तुमको दिखाई देता है फली नहीं है, फली है, नागफनी। क्लियर है ना, कैक्टस। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, क्लैडोट्रॉफ किसे कहते हैं? क्लैडोट्रॉफी किसे कहता है? मोस्ट टाइम की क्वेश्चन इसी में से है। क्लैडोट्रॉफी किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे तरुण शाखाएं हैं, तरुण शाखाएं मतलब एकदम यंग वन लीफ, ध्यान देना, एकदम अभी अभी नया शाखा बना है और इसमें क्या लगेगा, ऐसा पत्ती लगा हुआ है। अब गर्मी का मौसम आता है, सारी पत्तियां क्या हो जाती है, झड़ती है। मान लो गर्मी के मौसम आने से ही पहले ये अपनी पत्तियों को क्या कर दे, झड़ा दे, तो इसको बोलते हैं क्या, क्लैडोट्रॉफी। शुष्क मौसम प्रारंभ होने से पहले, प्रारंभ होने से पहले तरुण शाखाओं से, तरुण शाखाओं से पत्ती का क्या होना, अलग होना, क्या कहलाता है, क्लैडोट्रॉफी। क्या कहलाता है, क्लैडोट्रॉफी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये सब तो आकार के अनुकूलन हो गया। आंतरिक अनुकूलन में क्या हो जाएगा, क्यूटिकल जो रहता है उसका मोटा लेयर पाया जाता है। जलोद्भिद में क्यूटिकल क्या था, अनुपस्थित था, इसमें रहेगा और मोटा लेयर रहेगा। क्यूटिकल का सबसे बाहरी परत, जैसे कि ये पत्ती है ना, पत्ती में जो एपिडर्मिस रहता है, इसके जस्ट नीचे किसका लेयर रहता है, क्यूटिकल का, उसका एकदम मोटा लेयर रहता है ताकि यहाँ अंदर का पानी बाहर निकल ना जाए। ये हो गया क्या? ठीक है, आकार के अनुकूलन हो गया ना सब। क्यूटिकल का कैसा लेयर पाया जाता है, मोटा लेयर, मोटा लेयर। क्लियर है? इसके अलावा ध्यान से समझना, इसमें ना जाइलम वेसल, जाइलम वेसल चौड़ा रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर सके, संग्रहित करके रख सके। जाइलम और फ्लोएम होता है, जाइलम किसका संचय करता है, जल का, जल को लाने ले जाने का काम करता है। तो जाइलम वेसल कैसे रहता है, चौड़ा, क्योंकि इसको पानी को संग्रह करना है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना, ये तो हो गया, कौन सा अनुकूलन हो गया, आंतरिक अनुकूलन। पहला वाला आकार की था, अभी क्या था, ये आंतरिक। तीसरा एक देखो, कार्यकीय अनुकूलन। अपने कार्य में क्या चेंज करता है, फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस करता है अनुकूलन। वाष्पोत्सर्जन बहुत कम, धीमे तरीके से हुआ, वाष्पोत्सर्जन लगभग नहीं, मतलब ये वाष्पोत्सर्जन लगभग नहीं करेगा। क्लियर है ना? वाष्पोत्सर्जन का दर एकदम ज्यादा क्या होता है, इसमें कम। इसमें रंध्र नहीं पाया जाता, वात रंध्र इसमें क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। क्या रहेगा, अनुपस्थित। और इसका परासरण दाब बहुत उच्च रहता है। ऐसे पौधों का परासरण दाब क्या होता है, उच्च। क्लियर है? 100 बात का एक बात हम लोग अभी तक क्या क्या कर रहे हैं। एक बार जलोद्भिद पौधा है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसने अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस किया, ये देखो। पहले जलोद्भिद का देखे, फिर किसका देख लिए, मरोद्भिद का। तीसरा देखते हैं लवणोद्भिद, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो पेपर में आता है। आगे बढ़ें। अच्छा, क्लैडोट्रॉफी क्या है, मोस्ट टाइप के क्वेश्चन ना इसको थोड़ा सा ये सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लैडोट्रॉफी क्या है, ठीक है। लवणोद्भिद पौधे, लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स, विशिष्ट श्रेणी के मरुद्भिद बोलते हैं। विशिष्ट श्रेणी के क्या बोलते हैं, मरुद्भिद। बारे में हम लोग क्या बोल रहे थे, हेलोफाइट के बारे में। ये विशिष्ट श्रेणी के क्या होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट श्रेणी के मरुद्भिद होते हैं। मतलब ध्यान से समझना, ये जल युक्त मृदा में, ध्यान देना, जल युक्त मृदा में उगते तो हैं, उगते तो हैं, परंतु ये जो मिट्टी रहता है ना, ठीक है, ध्यान समझना, ये जो मिट्टी रहता है, इस मिट्टी में लवण की उपस्थिति बहुत ज़्यादा रहता है। लवण की उपस्थिति क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा। और लवण का उपस्थिति ज़्यादा रहेगा तो मिट्टी, ध्यान समझना, मिट्टी में उपस्थित जो जल रहता है वो पेड़ पौधे को मिल नहीं पाएगा। जैसे बोलते हैं ना, तुम लोग सुने होंगे वाटर लॉगिंग का केस,
ठीक है, पानी ध्यान देना, बहुत ज़्यादा खातू वगैरह डाल दोगे खेत में, ठीक है, तो पानी जो रहता है पेड़ पौधे को मेल नहीं पाता, समझ रहे हो, और फसल क्या हो जाता है, बर्बाद। मतलब क्या हो है, जो मिट्टी है, मिट्टी में पानी भी है लेकिन लवण का मात्रा क्या हो गया, एकदम ज़्यादा, तो जो परासरण के कारण, ठीक है, जो पानी है वो पेड़ पौधे को मेल नहीं पाता। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे स्थान पर उगने वाले पौधे को बोलते हैं हम लोग लवणोद्भिद पौधे। क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद पौधे। ठीक है, अच्छा, इसमें कौन कौन सा लवण उपस्थित होता है? NaCl रहेगा, वहां पास MgCl रहेगा, ठीक है, MgCl2 रहेगा, MgSO4 रहेगा, ये सब लवण उपस्थित रहते हैं। क्लियर है? अच्छा, लवणोद्भिद पौधे में उदाहरण दिया जाता है, तो ध्यान देना, मैग्रोव पौधे का, मैग्रोवन के पौधे का। क्लियर है? चलो, इतना हो गया क्या? पहले तो ये समझ आया। ठीक, आगे बढ़े क्या? देखो, ये हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अनुकूलन पाया जाता है? विशिष्ट अनुकूलन होता है ना, इसमें टाइम पास अनुकूलन नहीं है, एकदम विशेष प्रकार का अनुकूलन रहता है। पहला, इसका जो जड़ रहता है बहुत मजबूत होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? मजबूत होता है। और इसका जो जड़ होता है उसको हम लोग ध्यान से समझना ना, इसको हम लोग बोलते हैं अवस्तंभ जड़। क्या बोलते हैं? अवस्तंभ जड़। मतलब कैसे होता होगा इसका जड़, ध्यान से समझो। मान लो ये पानी है, ठीक है, यहाँ पास क्या है? मिट्टी है, ये ऐसा शाखा निकला उसका, ये पौधा है उसका शाखा निकला, यहाँ पास जैसे गन्ना में होता है ना, ऐसा बीच बीच में ऐसा इंटरनोड नोड बना रहता है, और वहाँ पास से जड़ निकलता है। अब मान लो ये जो जड़ है, इस जड़ से फिर से क्या निकल जाएगा? ऐसा जड़, फिर ये आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा इस टाइप का जड़ रहता है, ठीक है ना। इस जड़ को हम लोग बोलते हैं अवस्तंभ जड़। क्या बोलते हैं? अवस्तंभ जड़। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जो नोड रहता है, ध्यान से समझना, जो नोड रहता है वहाँ पास से क्या निकलता है? बहुत सारा जड़, और वो जड़ फिर से कहाँ फंस जाता है? जाकर के मिट्टी में, तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? वो मजबूत हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? दूसरा देखो, विशिष्ट अनुकूलन पहला जान डाले। दूसरा देखो, ऐसे पौधे का जो द्वितीयक जड़ रहता है वो किधर, देखो नॉर्मली जड़ किधर गति करता है? जमीन की ओर, नीचे की ओर करता है, लेकिन जो ये लवणोद्भिद पौधे होते हैं उसके जो जड़ रहते हैं वो नीचे की ओर ना गति करके कहाँ करते हैं? उल्टा, ऊपर की ओर। और किसका निर्माण करते हैं? श्वसन मूल का। किसका निर्माण करते हैं? श्वसन मूल। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर। दलदली भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं, लवण की अधिकता होती है, इसके कारण उनको नाइट्रोजन की मात्रा भी मिल नहीं पाती। नाइट्रोजन की मात्रा नहीं मिल पाती, साथ ही साथ उसको ऑक्सीजन की मात्रा भी मिल नहीं पाती। ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस कारण इसकी जो जड़ें होती है, ठीक है ना, वो प्रकाश की ओर उल्टी दिशा में, यानी प्रकाश की ओर, ठीक है ना, विपरीत प्रकाश की ओर, यानी कि जमीन के विपरीत दिशा में क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्या करता है? ग्रोथ करता है। क्योंकि ये भूमि कैसा है? दलदल है, और दलदल भूमि में खनिज क्या है? एकदम ज़्यादा, और ऑक्सीजन क्या है? कम। ऑक्सीजन क्या है? कम। तो इसको ऑक्सीजन का कमी पड़ेगा, तो इसका जो जड़ रहता है ना, जड़, वो जड़ उल्टा ऊपर जाता है। क्लियर है ना? जड़ कहाँ जाता है? उल्टा, और न्यूमेटोफोर का निर्माण करता है। किसका? न्यूमेटोफोर। न्यूमोनिया बोलते हो ना, न्यूमोनिया, न्यूमेटिक बोन्स, वायवी को बोलते हैं न्यू। क्लियर है ना? न्यूमोनिया ऐसा करके सुने हो ना? समझ आ रहा है कि नहीं? वेंटिलेशन सुने होगे वर्ड, वायु के लिए वर्ड यूज होता है क्या? न्यूमोटिक। क्या वर्ड यूज हो रहा है? न्यूमोटिक। ठीक है, तो न्यूमेटोफोर बनता है। क्या बनता है? न्यूमेटोफोर। पी साइलेंट रहता है, न्यूमेटोफोर बोलता है, न्यूमेटोफोर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर किसे कहते हैं? यह श्वसन मूल किसे कहते हैं? दलदली भूमि में उगने वाले पौधे में, अर्थात लवणोद्भिद पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण उनको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन मिल नहीं पाता, तो इनकी जो जड़ी होती है वो प्रकाश की दिशा में, ठीक है, अर्थात जमीन के विपरीत दिशा में क्या करती है? ग्रोथ करती है। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर। उदाहरण देना राइजोफोर का। उदाहरण किसका है? राइजोफोर। राइजोबियम नहीं लिखना, राइजोफोर है। क्या है? राइजोफोर। क्लियर है ना? क्या बोलते हैं? राइजोफोर। तो पहला विशेषता क्या हो गया? मजबूत जड़ रहता है। कैसा बनाता है? अवस्तंभ जड़। और दूसरा कैसा बोल रहा हूं मैं? श्वसन मूल बनाता है, न्यूमेटोफोर बनाता है। एक होता है विवी पैरस और एक होता है विवी पैरी। क्या होता है? विवी पैरी। क्या होता है विवी पैरी? मैग्रोव वन का जो पौधे रहते हैं, ठीक है, ये देखो, ये फल है, फल के अंदर क्या रहेगा? बीज रहेगा।
फल को खाओगे तभी तो बीज निकलेगा। और ये किससे लगा है? तुम्हारे पेड़ से लगा हुआ है, ऐसा समझो। मान लो ये फल जो है, ध्यान से समझना, ये फल अपनी मातृ पौधे से अलग नहीं हुआ है, अपने जिसमें लगा है, जिस पेड़ में लगा है उससे अलग नहीं हुआ है। और इसके फल से ही मान लो एक नया पौधा का क्या होने लग जाए? विकास होने लग जाए, तो इसको बोला जाता है विविपैरी। क्या बोला जाता है? विविपैरी। समझ आया? मातृ पौधे से अलग हुए बिना ही, मातृ पौधे से अलग हुए बिना ही फल में किसका विकास होना? नए पौधे का विकास होना क्या कहलाता है? विविपैरी। नॉर्मली तुम लोग फल तोड़ते हो, खाते हो, बीज फेंकते हो, तब फल होता है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि चूंकि दलदल वाला भूमि है, नीचे गिर जाएगा तो अंकुरन हो पाएगा क्या? नहीं, तो पेड़ में लगा ही रहेगा और इसका बीज से एक नया पौधा निकल जाएगा। फल है, उसी में से एकदम से क्या निकल रहा है? तुम्हारा एक नया पौधा निकल रहा है। मतलब मातृ पौधे से अपने अलग हुआ है क्या? मम्मी से अलग हुआ है क्या? नहीं, अलग हुए बिना ही इसमें से एक नए पौधे का क्या हो रहा है? अंकुरण। इसी को बोला जाता है विविपैरी। और एक होता है विविपैरस, जो बच्चे जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं? विविपैरस। यंग वन फर्टाइल को जन्म देते हैं उसको बोलते हैं क्या? विविपैरस। ओविपैरस और विविपैरस पढ़े थे ना, क्वेश्चन आता है विविपैरी क्या है, बहुत लोग विविपैरस लिख करके आ जाते हैं, नंबर खत्म। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? विविपैरस और विविपैरी में अंतर समझ आ गया ना? विविपैरी मैग्रू वन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मैग्रू वन से। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? मैग्रू वन का उदाहरण दे सकते हो, बंगाल में जो सुंदरवन है, जहाँ बंगाल टाइगर पाया जाता है, ठीक है, वो सुंदरवन कैसा वन है? मैग्रू वन है। क्या है? मैग्रू वन। क्लियर है? मुंबई में एलिफेंटा की जो गुफा है, ठीक है, वो सब है। केरल का समुद्र तट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ सब जगह में क्या पाया जाता है? आपका मैग्रू वन। क्या पाया जाता है? मैग्रू वन। लवणोद्भिद पौधे वहाँ पास पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा परिभाषा जान लो। प्रकाश प्रिय पौधे, प्रकाश प्रिय पौधे, ठीक है ना? प्रकाश प्रिय पौधे, हेलियोफाइट। हेलो नहीं है ये, हेलियो, मतलब जिसको क्या चाहिए? ज्यादा लाइट चाहिए। उदाहरण के लिए क्या दे सकता हूं मैं? सूर्यमुखी, बताया था उस दिन। क्लियर है? छायानुरागी पौधा, जिसको क्या चाहिए? बहुत ही कम प्रकाश तीव्रता चाहिए, ठीक है ना? छायानुरागी पौधा। उदाहरण क्या दिया था तुम लोगों को? मनी प्लांट। क्या बोला था? मनी प्लांट। यहां तक क्लियर है? विकल्पी छायानुरागी, विकल्पी छायानुरागी, ध्यान से समझना। विकल्पी छायानुरागी ऐसा पौधा जो एकदम ज़्यादा लाइट में तो ग्रोथ करता है, लेकिन मान लो उसको लाइट ना मिले तो भी वो आसानी से ग्रोथ कर सकता है। उसके पास विकल्प है छाया में भी ग्रोथ करने का, उसको बोलते हैं विकल्पी छायानुरागी। क्लियर है? एक होता है तुम्हारा विकल्पी प्रकाश प्रिय, विकल्पी प्रकाश प्रिय मतलब ऐसे पौधे जो कि छाया वाली जगह में विकास करते हैं। क्लियर ना? उगते हैं, लेकिन मान लो उसको तुम लोग एकदम ज़्यादा लाइट टेम्परेचर में भी ले जाओगे तो भी वो वहाँ जिंदा रहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? विकल्पी प्रकाश प्रिय। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे तो मैं, ध्यान से समझना, वैसे तो मैं जो आलू चना होता है उसमें छोले पसंद करता हूँ, लेकिन जो नॉर्मली क्या मिल जाए, वो घोड़ा दाना वाला चना, खैरी चना मिल जाए, उसको भी खा सकता हूँ। ऐसा वाला कहानी चल रहा है। क्लियर है कि नहीं? मतलब नॉर्मली तो ये जो पौधा है, किसमें नॉर्मली वो ग्रोथ कहाँ करता है बोल रहा हूँ मैं? छाया वाले स्थान में। कहाँ ग्रो करते हैं? छाया वाले। लेकिन ज़्यादा लाइट पड़ेगा, ज़्यादा लाइट वाले स्थान में भी ये ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? विकल्पी छायानुरागी मतलब नॉर्मली ये कहाँ ग्रोथ करते होंगे? नॉर्मली ये कहाँ पाए जाते होंगे? ज़्यादा लाइट वाले एरिया में, जहाँ प्रकाश उपस्थित होता है। लेकिन मान लो प्रकाश उपस्थित भी नहीं रहा तो भी विकल्प के रूप में इसके पास छाया में भी ग्रोथ करने का कैपेसिटी होता है। परिभाषा याद रहेगा? स्कियोफाइट बोलते हैं छायानुरागी को, स्कियोफाइट। इसको बोलते हैं हेलियोफाइट। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, ठीक है? नेक्स्ट है समोद्भिद पौधे। समोद्भिद पौधे के बारे में तो तुम लोग सब जान रहे हो। ऐसे पौधे जो सामान्य जल आपूर्ति वाले जगह में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? समोद्भिद पौधे। इसमें इसको ना तो एकदम जल का कमी, ना तो एकदम जल का अधिकता, ठीक है, दोनों का जरूरत एकदम ज़्यादा नहीं पड़ता। क्लियर है ना? जैसे कि हमारा जितना भी फसल वाला पादप है, जितना भी गार्डन में लगता है वो सब पादप। क्लियर है? तो इसके बारे में हमको पढ़ना नहीं है। सबसे ज़्यादा एमपी क्या था पौधों में अनुकूलन में?
लवणोद्भिद। क्या था? लवणोद्भिद। उसमें से क्वेश्चन अच्छा खासा आता है। न्यूमेटोफोर क्या है, विविपैरी क्या है, मैग्रूवर्ण किसे कहते हैं, और इस समझड़े कौन बनाता है, ये सब, और उसके साथ क्लैडोट्रॉफी किसे कहते हैं, ये भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसमें अनुकूलन, जंतुओं में। किसमें अनुकूलन पढ़ेंगे आप? जंतुओं में अनुकूलन। जंतु किस किस तरीके से अनुकूलन कर सकते हैं, ठीक है। पौधे की तरह भी जंतु जो रहता है अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र रहेगा, तो उसमें जो भी अजैव कारक रहता है उसके अनुसार अपने बॉडी को क्या कर लेता है, ढाल लेता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतुओं में अनुकूलन। और जंतुओं में अनुकूलन को समझाने के लिए बहुत सारा नियम दिया गया था, जिसमें 2 नियम आप लोग पढ़ चुके थे। पहला नियम क्या था? एलेन का नियम। एलेन का नियम क्या बोलता था कि जो ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले, ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु रहते हैं उनका कान और उनका पैर क्या रहता है, छोटा। सेम टू सेम ऐसी किसका नियम था? बर्गमान का। बर्गमान का नियम भी किसके लिए दिया गया था? ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु के लिए। ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु हैं उनका शरीर क्या रहेगा? अपेक्षाकृत बड़ा। शरीर अपेक्षाकृत क्या होता है? बड़ा। अब ये दोनों एनसीईआरटी में है, लेकिन इसके अलावा तुम लोगों के में और बहुत सारा नियम दिया है, उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि 2 साल पहले आ गया था। क्लियर है ना? तीसरा नियम है आपका जार्डन का नियम। किसका नियम? जार्डन का नियम। जाड़ लागत है बोलते हो ना, मतलब ये भी ठंडा के लिए है, ऐसा समझना। जार्डन का नियम ये क्या बोलता है? ठंडे पानी में पाए जाने वाली जो मछली होता है, ठंडे पानी में पाए जाने वाली मछली, ठीक है ना, उसमें कशेरुका की संख्या अधिक होती है। कशेरुका की संख्या क्या होती है? अधिक। वर्टिब्रेट जो रहता है, वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रेट, कशेरुका, उसकी संख्या क्या होती है? अधिक होती है। किसका नियम है ये? जार्डन का नियम। किसका नियम? जार्डन का। क्लियर है? रेसेस का नियम, रेसेस का नियम, ठंडे स्थान में पाए जाने वाला जो भी, ध्यान से समझना, ठंडे स्थल में पाए जाने वाली पक्षी रहता है, सब ठंडे जगह के लिए दिए है ना नियम। ठंडे स्थल में पाए जाने वाला पक्षी, पक्षी का पंख सकरा होता है, मतलब एकदम फैला हुआ चौड़ा हुआ नहीं रहता। कैसा रहता है? सकरा होता है। कैसा होता है? सकरा। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट 5वां नियम है ग्लोगर्स का नियम। ये रेसेस का नियम 2 साल पहले आया था। ग्लोगर्स का नियम, इस नियम के बारे में तो अच्छा खासा जानते होंगे। जो गर्म जलवायु है वहाँ रहने वाले लोगों का जो रंग है, वहाँ रहने वाले जो लोगों का रंग है वो क्या होता है? अधिक गहरा होता है। अधिक क्या होता है? गहरा, डार्क होता है। अफ्रीकन लोगों को देखना, गर्म जलवायु में रहते हैं तो उनका कलर, बॉडी कलर क्या रहता है? एकदम ज़्यादा डार्क रहता है। और जो शुष्क शीत जलवायु में रहते हैं उनका शरीर जो रहता है, शरीर का रंग जो रहता है वो हल्का रहता है। क्या रहता है? हल्का। क्लियर है? तो टोटल कितना नियम हो गया? 5। एलेन का नियम, बर्गमान का नियम, ग्लोगर्स का नियम, रेसेस का नियम। ये चारों के चारों क्या है तुम्हारा? ठीक है ना? जार्डन का नियम, ये सब के सब ठंड और गर्म। कंप्लीट कर लेना। क्लियर है ना? ठंडे जलवायु और 5 के 5 को पूछूंगा भाई मैं। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यहाँ तक समझ आया कि नहीं? जंतुओं में पहला अनुकूलन पढ़ डाले, यानी कि अनुकूलन के आधार पर क्या जान डाले? बहुत सारा नियम। अब कैसे कैसे अनुकूलन करते होंगे? सबसे पहले है व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन, अपने बॉडी में कोई चेंजेस करेंगे क्या? नहीं। अपने किस में चेंज कर देंगे? व्यवहार में। किस में चेंज करेंगे? व्यवहार में। उसको बोलते हैं व्यवहारिक अनुकूलन। उदाहरण के लिए प्रवास करना, ज्यादा ठंड पड़ रहा है, हाँ, तो अपने बॉडी में कुछ चेंजेस करूंगा क्या? नहीं। गिव अप मारते हैं, रेंगते हैं, यहाँ से, यहाँ रहना नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रवास करना। व्यवहारिक अनुकूलन में पहला आता है क्या? प्रवास करना। अब प्रवास भी अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तुम लोग नोट्स में पढ़ लेना। एक लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है, एक शॉर्ट डिस्टेंस का हो सकता है, और एक होता है पीरियोडिक। क्या होता है? पीरियोडिक। ठीक है ना? जो भोजन के बहुत सारा जो पॉपुलेशन रहता है भोजन के तलाश में निकलता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पीरियोडिक। जब शीत ऋतु में भोजन के लिए निकलते हैं ना,
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशन। और जब कौन से ऋतु में निकलेंगे भोजन के लिए, ग्रीष्म ऋतु में, उसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस। पूरा चार्ट है तो लोग पढ़ लेना। व्यवहारिक अनुकूलन में पहला ये समझ आया। दूसरा देखो प्रवास करना। दूसरा देखो कैमोफ्लेज क्या होता है, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन आता है, कैमोफ्लेज क्या होता है। कुछ जो जंतु रहते हैं, ध्यान से समझना, वातावरण में घुलने मिलने का क्षमता रहता है, वातावरण में घुलने मिलने का क्षमता कुछ जीवों में, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। जैसे कि देखना कई ठो जो छिपकली रहता है ना, जैसे भूरा है पेड़ तो एकदम उसमें पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पास छिपकली है। जैसे कि हमारे आर्मी वालों का ड्रेस देखे हो तुम लोग, क्यों रखा गया वैसे, क्योंकि हमारा जितना भी बॉर्डर एरिया कैसा है, पूरा हरा भरा है। तो हरा रंग का यदि वो पहने रहेंगे तो यदि ऊपर से देखेंगे या दूर से भी देखेंगे तो पता चलेगा क्या, नहीं। जैसे पाकिस्तान का देखना, उनका जो बॉर्डर एरिया है पूरा क्या है, मरुस्थल है, रेत है। तो कौन से कलर का है उन लोगों का, खादी कलर वाला। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। समझ आ रहा है कि नहीं। जो कुछ जंतु रहता है वातावरण में घुलने मिलने का क्षमता रहता है और आवश्यकता अनुसार अपने रंग में क्या करता है, परिवर्तन करता है। आवश्यकता अनुसार अपने रंग में क्या कर सकता है, ये परिवर्तन करता है। आवश्यकता अनुसार रंग में क्या कर सकता है, परिवर्तन। इसको बोला जाता है क्या, कैमोफ्लेज। क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। यहां तक क्लियर है। अच्छा, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन एक और आता है, मिमिक्री क्या है। मिमिक्री क्या है, मिमिक्री बोल रहे थे कई लोग, मिमिक्री। ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक, ध्यान दो। मिमिक्री क्या होता है, मिमिक्री अनुहरण बोलते हैं शायद हिंदी में, अनुहरण। देखो दो प्रकार का तितली होता है, एक होता है तितली मोनार्क। मोनार्क तितली जो रहता है वो रहता है जहरीला। क्या रहता है, जहरीला। इसको खाएगा जो भी प्रीडेटर, शिकारी आएगा, यदि वो खाएगा तो वो शिकारी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वायसराय तितली जो रहता है ना, कौन सा तितली आप, वायसराय तितली, सेम टू सेम किसके जैसे दिखने लग जाता है, मोनार्क के जैसे। तो जो शिकारी रहेंगे इसको क्या समझेंगे, मोनार्क है करके, और इसको खाएंगे क्या, नहीं। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मिमिक्री करना, फोटोकॉपी करना, डुप्लीकेट बनना। मिमिक्री कर रहे हैं बोलते हैं ना, नकल करना। क्या करना, नकल करना। उदाहरण याद रखना, मोनार्क तितली क्या रहता है, जहरीला रहता है। इसको यदि शिकारी खाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, ध्यान देना, ठीक है, वो मर सकते हैं या उसको उसका स्वाद पसंद नहीं होता। तो जो वायसराय तितली रहता है ना, ठीक है ना, तो वो भी क्या करता है, अपने मॉर्फोलॉजी में चेंजेस कर देता है और दिखाई किसके जैसे देता है, मोनार्क जैसे दिखाई देता है। किसके जैसे, मोनार्क के जैसे, जिससे कि शिकारी इसका शिकार नहीं करते। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ जाए, क्या, कैमोफ्लेज हो गया, मिमिक्री हो गया। एक और देखो, चेतावनी रंजन। चेतावनी रंजन, ठीक है। बहुत सारे स्थिति में कुछ जो जीव रहते हैं बचने के लिए, या सामने वाला जो शिकारी है उसको क्या करने के लिए, चेतावनी देने के लिए अपने बॉडी के कलर को क्या करते हैं, बदलते जाते हैं बार बार। उसी को बोला जाता है क्या, चेतावनी रंजन। क्या बोला जाता है, चेतावनी रंजन। जैसे एक मेढक रहता है, डार्ट मेढक, वो अपने बॉडी के कलर को बार बार चेंजेस करता है, जिसके कारण जो शिकारी रहता है उसका शिकार नहीं करता। जैसे सांप को देखोगे, डराता है, बार बार फन निकालता है, मतलब वो क्या दे रहे हैं तुमको, चेतावनी। क्लियर है, ऐसा टाइप का समझो। यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा तुम लोग जानते हो, एक तो जानते हो हाइबरनेशन, शीत निद्रा, और एक क्या जानते हो, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, ये सभी किसके अंतर्गत आ रहे हैं, व्यवहारिक अनुकूलन। अपने बॉडी में कोई चेंजेस कर रहे हैं क्या, नहीं। किसमें चेंजेस करने हैं, अपने व्यवहार में। जैसे कि मैं तुम लोगों को क्या बताया था, रेगिस्तान में पाई जाने वाली जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो रात के समय शिकार में निकलते हैं, दिन में निकलते नहीं है। तो ये भी किसके अंतर्गत आ गया, व्यवहारिक अनुकूलन के कारण। क्लियर है। अच्छा, जलाभाव के कारण अनुकूलन कैसे होता है, जहां पास जल का कमी है तो वहां पास जो उपस्थित जो जीव है, जलाभाव के कारण अनुकूलन। उदाहरण किसका दिया हूं, ऊंट का। ऊंट अपने कुबड़ में क्या करता है, जल का संचय। ऊंट अपने कुबड़ में किसका संचय कर देता है, जल का, ठीक है ना, जिसके कारण उसको पानी मिल जाता है। दूसरा उदाहरण देख सकते हो, कंगारू रेट रहता है, जो कि कहाँ पाया जाता है, मरुस्थल में। वो अपने जिंदगी में कभी भी पानी पिएगा क्या, वो नहीं।
ठीक है, उसको वसा के ऑक्सीकरण से, किससे, वसा के ऑक्सीकरण से जल प्राप्त होता है। वसा के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, जल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं मैं और अनुकूलन का उदाहरण दूं। ठीक है, नेक्स्ट अनुकूलन का उदाहरण है कंगारू रेट भी हो गया। हाँ, जैसे कि समुद्री जल में पाए जाने वाले जो जीव है, ठीक है ना, समुद्री जल में पाए जाने वाले जो जीव है, तो ध्यान देना, समुद्र का जो पानी रहता है उसका टेम्परेचर बार बार क्या होते रहता है, चेंजेस होते रहता है। तो उसके बॉडी में ऐसा क्या पाया जाता है, ब्लबर करके एक लेयर पाया जाता है, वसा का एक स्तर पाया जाता है, ब्लबर बोलते हैं, जो कि क्या रहता है, तापरोधी रहता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ज़्यादा इसके बॉडी में कोई फ्लक्चुएशन आने नहीं देता। क्लियर है कि नहीं? यानी कि शरीर का उष्मा हानि को क्या करता है, ये ब्लबर कम करता है। क्लियर है? और उदाहरण देते हैं। ठीक है, तुम लोग जाते हो जैसे कि ऊपर एरिया में जाते हो, जैसे कि हम लोग कहाँ चले गए, एकदम केदारनाथ चले गए, तो डायरेक्ट हेलीकॉप्टर जो आएगा वो सीधा केदारनाथ में लैंडिंग नहीं करेगा। केदारनाथ से 100 किलोमीटर पहले फिर धीरे से ट्रैवलिंग करते हुए धीरे धीरे करके क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, केदारनाथ जाते हैं। ऐसा वाला कहानी है, समझ आ रहा है नहीं? ताकि हमारा जो बॉडी है उस वातावरण के अनुसार क्या हो जाए, ढल जाए। क्या हो जाए, ढल जाए। क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं? ठीक है, ऑक्सीजन का कैपेसिटी बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर का वायुमंडलीय दाब क्या है, कम। क्या है, कम है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा ध्यान समझना। अरे ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता है और ऑक्सीजन का वहन क्षमता क्या हो जाता है, कम। इस कारण ऊपर जैसे जैसे तुम चढ़ते जाओगे सांस जल्दी फूलता है। क्लियर है ना? तो इसी कारण बॉडी को यदि टाइम दोगे तो अपने अंदर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन का मात्रा को क्या कर देगा, थोड़ा सा बढ़ाएगा। क्लियर है? जैसे पहाड़ी एरिया में चढ़ते जाते हैं, बस चढ़ते जाएगा, उल्टी आना शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, तुंगता बीमारी। क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे जैसे ऊंचाई में जाते हैं कई लोगों को क्या आने लगता है, उल्टी आने लगता है, चक्कर आने लगता है ना। ठीक है ना, तुंगता बीमारी, क्या बोलते हैं इसको, तुंगता। ठीक है ना? तो इसके लिए क्या किया जाता है, हाँ, कि थोड़ा देर रेस्ट करो, 1-2 दिन रुकते हैं, पहाड़ी एरिया में जाते हैं, फिर धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करते हैं, ताकि बॉडी क्या हो जाए, उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अंटार्कटिक एरिया है, मान लो ये आर्कटिक है, ये क्या है, एंटार्कटिक, और यहाँ कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पाए जाने वाला जो मछली है वो भी तो जम सकता है ना। तो मछली क्यों नहीं जमता पानी में, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर क्या रहता है, एंटी फ्रीज प्रोटीन रहता है। क्या रहता है, एंटी फ्रीज प्रोटीन, जिसके कारण उसका जो बॉडी रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उस मछली का बॉडी क्या करता है, कार्य करता है। कहाँ के मछली का बोल रहा हूँ मैं, एंटार्कटिक का, एंटार्कटिका बोलते हो ना जिसको, वहाँ का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो 10 अनुकूलन वाला पार्ट था, जिसमें हम लोग पौधों में क्या क्या अनुकूलन का प्रभाव पड़ता है और जंतुओं में किस तरीके से अनुकूलन का प्रभाव पड़ता है, बहुत सारे उदाहरण समझाया हूँ। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब पढ़ेंगे कि इसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।